नमस्कार, आपकी आवाज में आप सब दर्शकों का स्वागत है। हम लोग हाजिर हैं, शशि शेखर जी और मैं आपके लिए कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए हम लोग। तो शशि भाई स्टार्ट करते हैं, बिहार से ही स्टार्ट कर लेते हैं। घमासान मचा हुआ है और ये बड़ी एक खबर हो सकती है, खासतौर से एनडीए गठबंधन के लिए। अच्छी खबर होगी, बुरी खबर होगी, खबर तो है। जिस तरह से अश्विनी चौबे का बयान आता है और वहां फिर बयानों की झड़ी लग जाती है और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आज आपने ही बताया कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है जेडीयू की, उसके लिए नीतीश बाबू दिल्ली आ रहे हैं। तो इसमें और क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, अश्विनी चौबे के बयान की चर्चा हो रही है, लेकिन उसमें एक और बयान है संजय पासवान का, जो बीजेपी के नेता है, काफी पढ़े लिखे आदमी है और पूर्व विधान पार्षद रह चुके हैं, संसद का भी चुनाव लड़ चुके हैं शायद, और शायद सांसद भी रहे हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन काफी वरिष्ठ नेता है, पढ़े लिखे आदमी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे उनका एक बयान आया कि नीतीश कुमार का साथ नहीं होता तो जदयू भाजपा जीरो पे आउट हो जाती। और जो अश्विनी चौबे का बयान है वो ज्यादा गंभीर है। उन्होंने सीधे सीधे तो ये संजय पासवान का कहीं डैमेज कंट्रोल तो नहीं है? डैमेज कंट्रोल का प्रयास तो नहीं है जो उन्होंने कहा? हो सकता है डैमेज कंट्रोल का प्रयास हो, क्योंकि दोनों तरफ हलचल तो हो गई है कुछ ना कुछ। मुझे नहीं लगता डैमेज कंट्रोल का है या डैमेज शुरू करने का है। डैमेज शुरू करने का भी हो सकता है कि जब इम्यूनिटी पावर घटती है तो सर्दी जुकाम भी बड़ी बीमारी बन जाती है। तो मौजूदा स्थिति में मुझे यही दिख रहा है कि जब से सरकार बीजेपी 300 300 240 पे आई है तो फुंसी और खुजली और सर्दी और जुकाम भी बड़ी बड़ी बीमारियां बनकर सामने आ रही है। अश्विनी चौबे का जब अश्विनी चौबे का जब टिकट काटा गया था तो उस वक्त उन्होंने एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला था। लेकिन आज वो आदमी इस हालत में है कहने के कि हमें अपनी पार्टी में आयातित माल नहीं चाहिए। आयातित माल मतलब सम्राट चौधरी जैसे लोग नहीं चाहिए टॉप पोजीशन पे, जो डिप्टी सीएम भी हो और पार्टी के अध्यक्ष भी हो। तो साफ तौर सम्राट पर चौधरी क्या आयातित है? मतलब किस तरह से आयातित है सम्राट वो चौधरी? बेसिकली आरजेडी के रहे हैं, उनके पिताजी भी आरजेडी में रहे हैं और ओरिजिन उनका आरजेडी है। वो मूलतः भाजपाई नहीं है, वो नए नवेले भाजपाई है। तो जो कहावत है ना कि वो नया मुल्ला प्याज बहुत काटता है, तो नए नए जो भाजपाई बनते हैं उन्होंने मुरेठा बांधा था एक कि नीतीश को जब तक हटाऊंगा नहीं मुरेठा नहीं खोलूंगा। लेकिन अब सुना है कि मुरेठा खोलने वाले हैं। तो नहीं, मुरेठा खोलने वाले हैं तो मुरेठा अभी तो खोला नहीं है और हो सकता है ज्यादा अब वो उनकी भावना बदली है या गर्मी का प्रभाव है। गर्मी में ज्यादा कहते नहीं कि हम लोग बचपन में बाल छोटे करा दिए जाते थे कि तमाम घमोरी वमोरी हो जाती थी। मुरेठा के तो अंदर ये एक्सटर्नल गर्मी नहीं है, ये इंटरनल गर्मी है, पार्टी के अंदर की गर्मी है जो निश्चित तौर पर उनको महसूस हो रहा है। और ये खबर है, उड़ती हुई खबर है, मैं बहुत कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ये खबर है कि जब कल ताबड़े जी आए थे एक महीने बाद समीक्षा करने बिहार में, तो जो 5 लोग चुनाव हारे थे बीजेपी के, 17 में से 12 जीते थे, 5 हारे थे। उसमें से 3 कैंडिडेट, 3 में से 2 बड़ा महत्वपूर्ण नाम मुझे याद आ रहा है, आरके सिंह और सुशील सिंह। ये दोनों 3 कैंडिडेट जो है उस मीटिंग में कल नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे मुझे नहीं मालूम। और यह भी खबर आई कि शायद बीच में मीटिंग छोड़कर सम्राट चौधरी निकल गए, क्योंकि उससे ठीक उसी दिन या उससे एक दिन पहले अश्विनी चौबे का बयान आया था कि हमको आयातित माल नहीं चाहिए। जिला स्तर से राज्य स्तर पर भाजपाई कैडर जो मूल रूप से भाजपाई है उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाए। और यहाँ तो बंदा जो है 2-2 पद का मजा उठा रहा है, अध्यक्ष का भी और डिप्टी सीएम का भी। तो आवाज उठनी तो शुरू हो गई है। अब ये कितनी उठती है, कहां तक जाती है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, या उन आवाजों को दबा या उन आवाजों को डिसिप्लिन के नाम पर दबा दिया जाता है, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन जी जी बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था कि इनके लिए अब ये मुसीबतें कम होने का नाम ले रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपने पूरे एरोगेंस में है। स्पीकर का जो बिहेव है और काफी ट्रोल भी हो रहे हैं वो सोशल मीडिया पे, मतलब वो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं अपनी उस आदत से और खासतौर से उस बिहेवियर से जिसको कम से कम लोकतंत्रीय परंपरा में सराहा नहीं जा सकता, जिसमें वो झिड़क देते हैं सांसदों को और बैठ जाइए और मुझे 5 साल ये दोबारा कहने न पड़े।
कहने का मौका ना मिले कि ये, मतलब जैसे नहीं होता, धमकी जैसी स्थिति होती है स्पीकर के भी वो, ये गवर्नमेंट की भी, लेकिन अंदर अंदर ये बिल्कुल मामला मुझे अब लगता है खोखला होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से घमासान है, 9 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाला है चुनाव, उसकी भी हम लोग समीक्षा करेंगे। बार बार उस पर निगाह बनाए हुए हैं, वहां से डेटा जुटा रहे हैं। मिल्कीपुर बहुत अहम हो जाता है, फैजाबाद चूंकि ये लोग हारे हैं, और बीजेपी पूरी दम लगा रही है मिल्कीपुर, लेकिन मिल्कीपुर इतना आसान नहीं है। जो मेरी वहां लोगों से बात हुई है कि मिल्कीपुर में अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अखिलेश यादव ने खुद से कोई गड़बड़ी न की, तो मिल्कीपुर किसी भी कीमत पे बीजेपी नहीं जीत सकती। वहां फिर समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा, बशर्ते वही पीडीए वाले फार्मूले पे उनको टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से करना पड़ेगा। दूसरा वहां पेच फंसा हुआ है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लेकर के। अब वो मामला बन गया है सांप छछूंदर वाला, ना उगला जाए ना निगला जाए। योगी जी को हटाने के लिए सारे षड्यंत्र बनाए जा रहे हैं, सब तरफ से गोटे बिठाई जा रही है, लेकिन औकात और हिम्मत नहीं बन रही। मतलब औकात शब्द हो सकता है गलत हो, तो मैं ये कहूँ कि हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि विकल्प नहीं है। योगी जी इस समय उत्तर प्रदेश में कम से कम बड़ा चेहरा है। लोकप्रियता लोकप्रियता जो भी उनकी हो, बनस्पत अखिलेश यादव हो सकता है कि कुछ लोकप्रियता कम हुई हो, लेकिन बीजेपी में उनके कैडर का दूसरा, ये एक बड़ी मुश्किल उनके साथ है। हाँ, मैं आपने जो बात कही ना सरकार की, मुझे लगता है कि ये इनका एरोगेंस नहीं है, ये इसको उल्टा देखना चाहिए कि ये लाज बचाने की कवायद है, शर्म बचाने की कवायद है। कि आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि हम कमजोर स्थिति में है, हमारी सरकार बहुमत की सरकार नहीं है, हम बैसाखी पर टिके हैं और तकरीबन 1.5 दर्जन दलों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब चूंकि एक कहावत है कि रस्सी जल गई ऐठन नहीं गया, तो वो वाली स्थिति भी है और संदेश देने की बार बार कोशिश की जा रही है कि हम कमजोर नहीं हुए, हम वही लोग हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए कल जो घटना घटी दीपेंद्र हुड्डा के साथ, वो बड़ा दुखद था। लोकसभा अध्यक्ष का पद बड़ा पवित्र पद होता है और उसकी महत्ता और उसकी जो सैंक्टिटी है वो बियॉन्ड बाउंड्रीज है, बियॉन्ड पार्टी लाइन है, बियॉन्ड आइडियोलॉजी है। लेकिन ओम बिरला जैसे लोग जब अध्यक्ष बनेंगे और इस तरह की बात करेंगे, तो जरा आप फर्ज कीजिए, ये सोचिए कि विपक्ष में से कोई खड़ा होकर अगर उसी वक्त कोई उल्टा सीधा जवाब दे देता तो आखिर क्या स्थिति बनती लोकसभा अध्यक्ष मेरे ख्याल में के। इसकी उम्मीद आप कर सकते हैं एक व्यक्ति से, वो बिहार के बागी नेता हैं पप्पू यादव का स्थिति देखा आपने, तत्काल उन्होंने किरण रिजिजू को जवाब दिया। वैसे पप्पू यादव ने खुद कहा, मैं 6 बार सांसद चुना जा चुका हूँ, मुझे परंपराएं और मर्यादाएं पता है, लेकिन एक चीज ये कि वो आदमी बर्दाश्त नहीं करता, वो बोलता है और बोलने तो बेबाक। मैं यही कह रहा हूँ कि संसद अध्यक्ष के आसन पर खड़ा होके उन्होंने सामने किरण रिजिजू के लिए ये बात कही थी, अध्यक्ष जी के लिए ये बात नहीं था, लेकिन उन्होंने एक मिनिस्टर के खिलाफ, जो कि पुराने मिनिस्टर हैं और मोदी जी के बड़े करीबी हैं, उनके खिलाफ। पुराने मिनिस्टर नहीं है, अभी वो संसदीय कार्य मंत्री हैं। वही मैं कह रहा हूँ, संसदीय कार्य मंत्री है। तो मेरा ये कहना है कि मान लीजिए कि जैसे कल बिरला जी ने ये बात कही, दीपेंद्र हुड्डा 6 बार के सांसद हैं और वो चुप रह गए, लेकिन अगर कोई पप्पू यादव होता उनकी जगह और वो पलटकर जवाब देता तो क्या स्थिति बनती, आप क्या करते, ज्यादा ज्यादा एक्सपेल करते कुछ दिनों के लिए। प्रिविलेज होता है सांसदों का संसद के भीतर बोलने के लिए, तो वो जो भी बात बोलता है वो न्यायिक और पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है, सदन के अंदर समीक्षा नहीं की जा सकती है। तो सदन के अंदर की जो चीजें हैं वो कहावत है कि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। तो अध्यक्ष जी को यह बात बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि वो दिन गए जब फन्ने मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, अब आप फाख्ता नहीं उड़ा सकते हैं, अब आपको वाकई। जी, एक चीज और है कि जो मुझे लग रहा है इस पर भी चर्चा करने की जरूरत है। खासतौर से विपक्षी कुछ नेता कह रहे हैं कि इस समय हिंदुत्व का दौर खत्म हो गया। तो हिंदुत्व का दौर कभी खत्म नहीं होगा। ये मतलब राष्ट्र हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है और सभी धर्मों का संभाव है इस राष्ट्र में। इस देश के अंदर हिंदुओं की बड़ी तादाद है, तो हिंदू विचारधारा भी है, इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति का शायद ये युग खत्म होने जा रहा है। अडवाणी जी के साथ वहीं से स्टार्ट हुआ था। अडवाणी जी को आपको याद हो तो राजनीति में हिंदुत्व का जो प्रयोग है, वो उसका अध्याय मुझे लगता है कि अब पूरा होने की स्थिति में
आ चुका है और वो अपने अंत की तरफ। देखिए, हिंदुत्व की जो राजनीति की बात है ना, मैं इसको जो लोग इस हिंदुत्व की राजनीति की बात करते हैं, मैं उनको 2000 मतलब 1991 से भी पहले 1948 में ले जाना चाहता हूँ। मतलब ये हिस्ट्री है, हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री है। अच्छा, और मैं आपको छेड़ता भी केवल इसीलिए हूँ कि मेरे पास अधूरा ज्ञान होता है, वो पूरा हो जाता है। मैं स्टार्ट करता हूँ एक युग से, आप पहुंच जाते हैं दूसरे युग पे। आपके पास बहुत तथ्य है, इसलिए मैं छेड़ता रहता हूँ आपको। जी। मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हिंदुत्व कोई बुरा चीज नहीं है। हिंदुत्व एक शानदार कॉन्सेप्ट है, सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है। 5000 साल की हिस्ट्री में, ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री में सबसे पुरानी रिलीजियस टेक्स्ट हमारे पास है, सबसे शानदार दर्शन हमारे पास है, सबसे शानदार तो अध्यात्म हमारे पास है। उसमें हिंदुत्व के दर्शन की बातें, मैंने उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया था, हिंदुत्व में राजनीति में हिंदुत्व का प्रयोग। मैं वही तो आ रहा हूँ मैं वही आ रहा हूँ कि जो धर्म हिंदुत्व न कहे, उसको हम कहें कि धर्म और राजनीति का जो घालमेल शुरू हुआ है, ये कोई आज का नहीं है। मुझे बहुत अच्छी तरह, मतलब कोई भी आदमी इसको क्रॉस चेक करेगा, पढ़ेगा, तो 1948 में गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और दिल्ली में पंडित नेहरू और सरदार पटेल थे। और अचानक से रात को रामलला प्रकट हो जाते हैं बाबरी मस्जिद में। जो पहला एफआईआर है वो एक मुस्लिम कांस्टेबल के नाम से दर्ज है। वो पट्टी आज भी वहां पे है, पता नहीं नए मंदिर के निर्माण में उस पट्टी का क्या हुआ। वो कौन दीन है, वो कांस्टेबल मुस्लिम जो उस रात पहरा दे रहा था, उसी के नाम से ये पहला एफआईआर हुआ था। और वहां से पंडित नेहरू और पटेल ऑर्डर कर रहे हैं, टेलीग्राम भेज रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत को कि जल्दी से मूर्ति हटवाओ, जल्दी से मूर्ति हटवाओ। लेकिन गोविंद वल्लभ पंत ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि हुजूर, हमारे बस में ये नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश से लोग गाड़ियों में और टायर गाड़ी में भर के अयोध्या की तरफ कूच कर चुके हैं। ये शीतला सिंह जो फैजाबाद के काफी वरिष्ठ स्वर्गीय, मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है, पत्रकार है, उनके पत्रकार रहे हैं, जन मोर्चा अखबार वो निकालते थे, बड़ा फेमस। उनकी एक किताब है अयोध्या पे, उसमें ये दर्ज है, पूरा फैक्चुअली दर्ज है। तो उसमें उन्होंने लिखा कि तत्कालीन डीएम कोई कृष्णैया अय्यर जी थे, साउथ इंडियन, बाद में वो जनसंघ में भी आए, सांसद भी बने। वो थे वहां के, बगल के एक राजा थे, और गोविंद वल्लभ पंत, मतलब ये सब लोगों ने मिलकर किया था। और गोविंद वल्लभ पंत ने हाथ उठा दिया, बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये हुआ कि हम ताला लगवा देते हैं। फिर 87 में वो ताला खुला। तो क्यों खुला, इसकी भी पीछे कहानी है। शाहबानो प्रकरण पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजीव गांधी ने पलटा। राजीव गांधी के समय में वो ताला खोला गया था। पलटा और उसके एवज में रिवर्स तुष्टीकरण के लिए मंदिर का ताला खुलवा दिया गया। फिर उसके बाद बीजेपी का रोल शुरू होता है। तो बीजेपी ने राम के नाम पर जो राजनीति शुरू की है वो 91 से शुरू की है। कांग्रेस ने जो किया था वो 48 से शुरू किया था। तो मिलाकर के ये है कि दोनों ने किया है, उनका युग खत्म हो चुका था, इनका युग स्टार्ट हुआ। अब इनका युग अब इनका युग खत्म होगा तो कोई और स्टार्ट करेगा। शशि भाई, आपने बड़ी बात की है कि इसका प्रयोग जो है ना, वो धर्म में राजनीति का प्रयोग केवल बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने भी किया है। ये अच्छा इतिहास आपने बताया। तो इसका प्रयोग चलता रहता है, कभी मंडल चलता है, कभी कमंडल चलता है, कभी कुछ चलता है। अभी देखिए एक कोशिश चल रही है कि बिहार से ही वो कोशिश शुरू हुई, कास्ट सर्वे का, कास्ट सेंसस का, आर्थिक सर्वे का। लालू जी जो बयान दे रहे हैं संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आपको कम खतरनाक बयान थोड़ी लगता है। जिस दिन लोगों को, वंचित तबका को ये बात समझ में आ गई कि हमारी संपत्ति इनके बाप दादाओं ने हमसे छीनी थी, उस दिन तो मतलब 89 का जो आंदोलन था, उससे बड़ा आंदोलन हिंसक हो सकता है इस देश में। मेरे ख्याल में अगर इसको थोड़ा देखें दूरगामी परिणामों में, तो ये मतलब मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अब की परिस्थितियों में बात करनी चाहिए कि अभी भी हम लुट रहे हैं और हमारी पूंजी इकट्ठी हो रही है चंद पूंजीपतियों के हाथ में। शायद वो डायरेक्शन, वो पुराने जाति वैमनस्यता से राजनीति का लाभ ज्यादा हो सकता है, बनस्पत आर्थिक जो वैमनस्यता पैदा हो कि चंद पूंजीपतियों के खिलाफ एक आवाज उठे और बिगुल बजे इस देश में,
कि नहीं, समानता। देखिए लालू जी ने, आपको याद होगा लोकपाल आंदोलन के दौरान भी जब उनका एक ज्वाइंट सेशन में भाषण हुआ था, याद होगा आपको, अन्ना जी की एक मांग थी कि ज्वाइंट सेशन हो और उसमें एक प्रस्ताव पारित हो कि हम लोकपाल को पास करेंगे। उसमें उन्होंने बहुत मजाक बनाया था और बड़ा फुआ मजाक बनाया था, लेकिन उसमें एक लाइन उन्होंने कहा था और बार बार कहते रहे वो संसद में कि सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। मुझे उनके नियत पर डाउट नहीं है, वो चाहते हैं कि गरीबों को मिले। रिसोर्स मीन्स लैंड, आज की तारीख में लैंड है रिसोर्स। आप जिस वेल्थ की बात कर रहे हैं वो एक अलग चीज है कि क्रोनिक कैपिटलिज्म है और वो सारा रिसोर्स उनको दिया जा रहा है, लेकिन जो मेन रिसोर्स हिंदुस्तान का है वो लैंड है। लैंड रिफॉर्म और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो मसला है वो बहुत आसान नहीं है। नीतीश कुमार ने बंदोपाध्याय कमेटी बनाई 2005 में ही, उस कमेटी ने कब की रिपोर्ट दी, आज तक नीतीश कुमार उसको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्यों? क्योंकि उनको डर है कि अगर इस चीज से छेड़छाड़ की जाएगी तो समाज में एक बहुत बड़ा क्योस फैल सकता है। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए जब राहुल गांधी भी ये बात कहते हैं आर्थिक सर्वे और रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात, तो इसको बहुत चतुराई से संभल कर और बहुत ही तरीके से काम करना होगा, अन्यथा आपको नहीं लगता कि इससे वर्ग संघर्ष हो सकता है? वर्ग संघर्ष मैं वही जा रहा हूँ, ज्यादा खतरनाक, देश के लिए ज्यादा खतरनाक होगा वो वर्ग संघर्ष। मेरी आशंका यही है कि ये हो सकता है, वहां नहीं होने देना है। क्लैश अगर हो गया तो फिर तो जो आपकी मंशा है वो खत्म हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि आपको पॉलिटिकल फायदा मिल जाए, आप कमंडल को जवाब दे दें मंडल से, मंडल पार्ट 2 या 3 से, लेकिन इससे समाज का भला नहीं होगा, उन लोगों का भला नहीं होगा, हिंसा बढ़ेगी और हिंसा का दंश बिहार क्या पूरा देश नक्सलवाद के तौर पे, उग्रवाद के तौर पे झेल चुका है। बहुत कुछ खोया है हमने और बहुत खोने के बाद हम लोग पटरी पे आए हैं। तो अब जब बात होती है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की या तमाम इस तरह के रीडिस्ट्रीब्यूशन की, तो बहुत संभल कर उसको ब्लूप्रिंट बनाने की जरूरत है, वहां उकसाने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन यहाँ समस्या एक और है कि विजन को न देखते हुए हम जातीय आधार पे लोगों का समर्थन और विरोध करने लगते हैं। इसको लोग माने कैसे भी लें, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल जी के एक विजन की मैं तारीफ करता हूँ कि उन्होंने कहा कि इस देश में आरक्षण की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि लोगों को, उस तबके को हमने कभी बराबर खड़े होने की स्थिति में लाने का प्रयास नहीं किया। और उन्होंने दिल्ली के अंदर खासतौर से ये प्रयास किया कि जो वीकर सेक्शन है कास्ट और कास्ट के आधार पे या आर्थिक आधार पे, जो कमजोर तबका है उसको फैसिलिटीज दें, उनके बच्चों को बेहतर स्कूल दें, एजुकेशन दें, वो कंपटीशन में बराबर आकर के खड़े हो पाए बिना पैसे के। एक उनकी स्कीम और थी जय भीम प्रतिभा विकास योजना, जिसमें वो दलित और गरीब बच्चे उसमें कोचिंग पढ़ सकते थे उन्हीं बच्चों के साथ जिनकी फीस लाखों में है, उनकी फीस गवर्नमेंट देगी। ये जो स्टेप्स हैं, मेरे ख्याल में इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो दलित समाज को और वीकर सेक्शन को मजबूत करके इन एलिट क्लास के बच्चों के साथ मुकाबिल खड़ा कर सकते हैं संघर्ष के लिए। इस तरह के विजन होने चाहिए देश के अंदर। मतलब मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी के फेवर में, लेकिन इसका कोई काट किसी के पास हो तो उनको कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मुझे लगता है कि जब हम एक देश एक कानून और एक देश की बात करते हैं, मतलब जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोग करेंगे भी। मुझे उम्मीद है कि जो नेताओं की नई प्रजाति अब आ रही है, अरविंद केजरीवाल हो, चंद्रशेखर आजाद हो या हमारे यहाँ पीके हैं, वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। हेमंत सोरेन एक नाम है, केवल इसलिए नहीं कि वो जेल में, लेकिन हेमंत सोरेन को मैंने ये देखा है कि उन्होंने उनको बेल मिल गया है, आज हाईकोर्ट से बेल मिल गया है। शशि भाई कई चीफ मिनिस्टर्स की तारीफ करके ये कहा कि मुझे उनसे सीखने की जरूरत है। इसी रिजिम में स्टालिन को आप रख सकते हैं, स्टालिन भी सीखने वालों में एमके स्टालिन है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि अब एक देश एक शिक्षा की भी बात हो और ये बात हो कि सबको समान शिक्षा मिले। लेकिन चूंकि हमारी बातचीत हो रही थी पिछले दिनों ट्विटर स्पेस पे काफी लोगों से, तो नीट परीक्षा लीक को लेकर के, तो मैंने उसमें सवाल उठाया था
और ये इस मुद्दे पर मैं भी चाहूंगा कि आप भी थोड़ा रिसर्च करें ताकि हम लोग आगे इस पर चर्चा करें कि WTO और गैट्स काफी सालों से यूपीए 2 के समय से इस प्रयास में है कि भारत में एजुकेशन को एक कमोडिटी लिस्ट में शामिल किया जाए, जैसे दाल चावल आटा गेहूं होता है। ये वाला बिल्कुल हम लोग एक एपिसोड करेंगे और वो भी पॉलिटिकल अड्डेबाजी पे ही करेंगे। और आज इसकी हम लोग प्लानिंग करने जा रहे हैं, तो इसको हम लोग पॉलिटिकल अड्डेबाजी पे करेंगे निश्चित रूप से। इस तरह के टॉपिक्स बहुत जरूरी है। WTA की क्या अवधारणा है या क्या उसका फंक्शन है, फंक्शन क्या उनका है, तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल अड्डेबाजी पे करेंगे। जी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जैसा कहा मुझे लगता है कि ठीक है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन है कि उनको बेल मिल गई है हेमंत सोरेन को, और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिल जाएगा। देखिए, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, ये सुप्रीम कोर्ट का खुद का वो अपना रूलिंग है, ऑब्जर्वेशन है। मसले में ये है कि उनको बेल अगर मिल भी जाएगी तो सीबीआई इन्वॉल्व हो गई है, और सीबीआई चूंकि बहुत दिन रख नहीं सकती है बेल, वहां आसान है मिलना, ईडी वाले मामले में थोड़ा कठिन है। लेकिन इसमें एक नया एंगल और जोड़ रहे हैं, जो मैं चर्चाएं सुन रहा हूँ भाजपाइयों के मुंह से खासतौर से। और एक्चुअली भाजपा जो है ना, पहले बोल देते हैं जो भी होने वाला होता है और वही होता है। आप मानिए कि इसमें जैसे ही सीबीआई ईडी से जमानत मिलेगी, सीबीआई इनको रखेगी, लेकिन सीबीआई बहुत दिन नहीं रख सकती, क्योंकि उसपे जो ईडी का सेक्शन 45 बहुत दिन मुश्किल कर देता जमानत देना। लेकिन सीबीआई के मामले में इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद इन्वॉल्व करेंगे ये उसको एनआईए को इन्वॉल्व करने की इनकी जो तैयारी है वो बड़ी खतरनाक है। और इसके लिए इन्होंने इसमें क्या करेगी एनआईए के लिए दूसरा केस इन्होंने जो तैयार कर दिया, जो सुगबुगाहट चालू हो गई है, बीजेपी के नेताओं ने बोलना चालू कर दिया है फॉरेन फंडिंग को लेकर के, कि आतंकवादियों और उग्रवादियों खालिस्तानियों जिन्होंने पैसा लिया है, वो अगर बोल रहे हैं तो आप मानिए, मुझे लगता ये है कि ये पूछो कि पूरा षड्यंत्र एक जगह से तैयार होता है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का जो उनका हेडक्वार्टर है, वहां से षड्यंत्र तैयार होता है, लेकिन वो बड़बोलेपन में बोल जाते हैं, लास्ट में होता वही है जो ये बोलते हैं। वही चीज एक लाइन, मतलब आप चाहे किसी भी फंक्शन में देख लें, पहले बीजेपी ने बोला, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो। एनआईए में भी आप समझिए कि जिस तरह से वो लोगों के छोटे छोटे बयान आना चालू हो गए, कुछ न कुछ बड़ा षड्यंत्र इनके पास है। विवेक भाई, देखिए, लीगल जो मैंने पहले भी कहा था, कल भी कहा था कि पॉलिटिकल वार को पॉलिटिकली ही लड़ना चाहिए। अगर आप उसको लीगलिटी में फंसाने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। फियर ऑफ एनिमीज एक थ्योरी है, बीजेपी ने बार बार उसका इस्तेमाल किया है, इस बार वो कमजोर पड़ गया तो उसका नुकसान उसको झेलना पड़ा। वो एक इंटरनेशनल थ्योरी है और बहुत रियरली यूज करती है पॉलिटिकल पार्टीज। ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसी का जो इस्तेमाल पिछले 10 सालों में हुआ, जिसके शिकार हेमंत सोरेन भी हुए और तमाम नेता हुए हैं, बिहार में भी लोग हुए हैं, अरविंद केजरीवाल भी हुए हैं। तो मैं कोई जज नहीं, मैं कोई वकील नहीं, या आप भी नहीं कि हम किसी को क्लीन चिट दें। हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, आपने केस किया है, आपने जांच शुरू कराई है, आप जांच कराइए, बिल्कुल कराइए, और दोषी जो भी हो, मतलब कोर्ट अगर मानता है तो वो न्यायोचित फैसला करे। लेकिन आप एक पॉलिटिकल लड़ाई को लीगलिटी में फंसाकर लीगल लड़ाई में तब्दील करके जीतना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो असंभव चीज है, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। शशि भाई, मुझे ऐसा लगता है, एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई किसी की रिश्तेदारी थोड़ी ना, हेमंत सोरेन हम लोगों के रिश्तेदार हैं ना, अरविंद केजरीवाल। रिश्तेदार भी अगर चोरी कर रहा है, आप उस पर कार्रवाई करो, आप उस पर इन्वेस्टिगेशन करो, आप उसको उठा के जेल में डालो। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो कह के आए थे कि नेताओं के खिलाफ राजनीतिक द्वेष से मुकदमे नहीं होंगे और 1 साल के अंदर निपटारा करेंगे, ऐसी कोर्ट, वो कब होगा? जांच का अंतहीन सिलसिला नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को लग रहा है कि हाँ करप्शन हुआ है, आप उठाओ, इन्वेस्टिगेट करो, लेकिन कम से कम 1 साल 1.5 साल आप फाइनल करो। अगर 1.5 साल में हमारी जांच एजेंसियां कुछ तथ्य नहीं जुटा पाती हैं, फिर आप मानिए पॉलिटिकल तो पूरा मामला होता है। ये तथ्य तो लोग भी समझ रहे हैं ना, आम मतदाता भी इस बात को समझ रहा है कि ऐसा, मतलब पॉलिटिकल वेंडेटा चलता है, होता है और हो रहा है। तो जब तक इसका बड़ा खामियाजा, जैसे इस बार हुआ, चुनाव के परिणाम जो आए हैं, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि यह सरकार अब थोड़ा इस मामले में कमी लाएगी।
उसको लाना पड़ेगा। अगर पुराने रुख पे कायम रहती है तो निश्चित तौर पे 2029 जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। जो भी देखिए 2029 में जो भी 2029 से पहले बहुत सारी विधानसभाओं के चुनाव हैं, और वो मतलब विधानसभाओं के चुनाव अगर बीजेपी हारना चालू करे तो राज्यसभा में तो वैसे ही अपना वो अस्तित्व खो देगी, बहुमत खो देगी। मैं वही कह रहा हूं कि अल्टीमेटली जो मैसेज देना है वो जनता को देना है, वोट के जरिए देना है। लोकतंत्र में इस सब देखिए, महुआ मोइत्रा का जो हुआ सस्पेंशन और उनके खिलाफ कृष्णानगर से एक महारानी को खड़ा किया गया था, वहां वो जीत करा गई फिर, और वही खड़ा होकर संविधान के नाम पर शपथ ले रही है। तो सवाल ये नहीं है कि आप किस कानून का सहारा लेकर किसको कितना क्या फंसाना चाहते हैं। अल्टीमेटली इस देश में रूल ऑफ लॉ है, ये हमको मानना पड़ेगा। वो कुछ समय के लिए डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, वो कुछ समय के लिए अफेक्टेड किया जा सकता है, लेकिन अंततः जो न्याय है और जो पंच परमेश्वर की संकल्पना हमारे यहाँ जब हम प्रेमचंद की कहानियों में पढ़ते हैं कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न बोलोगे, तो ऐसे जज भी और ऐसे लोग भी हमारे पास हैं जो बिगाड़ के डर से ईमान की बात बोलने वाले हैं। उनको डर नहीं है कि बिगाड़ होगा या क्या होगा। और सरकार को जो न्यायपालिका और विधायिका के बीच का टकराव है वो मुझे लगता है कि ऐसी चीजों से बढ़ेगा। ऐसे भी आप देखिए तो इस वक्त विधायिका माफ कीजिए न्यायपालिका ही है जो सभी महत्वपूर्ण मुद्दों का निपटारा कर रही है। विधायिका तो फेल है, कार्यपालिका फेल है एक तरीके से। नहीं, मुझे एक चीज और लगती है कि जांच एजेंसियों को भी अगर इन्हीं के अधीन कर दिया जाना चाहिए, न्यायपालिका के अधीन, तो उनका अंकुश रहेगा। एक्चुअली इसमें न्यायपालिका का कसूर नहीं होता, जांच एजेंसी जांच के नाम पे लंबा लंबा समय मांगते रहते हैं, वक्त मांगते रहते हैं, चार्जशीट नहीं दाखिल करते हैं। चार्जशीट अगर दाखिल करने की नौबत आती है, सप्लीमेंट्री चार्ज, फाइनल चार्जशीट दाखिल नहीं करते हैं। तो जब चार्जशीट दाखिल होगी, सबूत दाखिल होंगे कोर्ट में, तभी ना कोर्ट फैसला करे। कोर्ट भी क्या कर ले, ये बड़ा मुश्किल की चीज हो जाती है। समय भी मेरे ख्याल में खत्म होने वाला है। शची भाई, आपके पास कुछ हो तो इसको हम लोग कार्यक्रम समाप्त करते हैं इसको। नहीं, मुझे मैं इस डिस्कशन को इसी नोट पर खत्म करना चाहूंगा कि अभी आपको देखने में भले लग रहा हो कि तेवर वही है, लेकिन मुझे लगता है कि कलेवर पूरा बदल चुका है, तो तेवर भी बदलेगा। और मुझे लगता है कि जो लीडर अपोजिशन राहुल गांधी इस बार बने हैं, तो और चूंकि संख्या बल इस बार पहले की तुलना में ज्यादा है, तो उसका भी असर जो होगा वो देखने को मिलेगा। जो न्यायिक प्रक्रिया है, जांच की जो प्रक्रिया है, वो हमारे देश में धीमी गति से चलती रही है। हालांकि राजनेताओं के मामले में थोड़ा हमने ये भी देखा है कि थोड़ा स्पीडी ट्रायल कभी कभी हो भी जाता है, जितना जितना आम लोगों को वो उपलब्ध नहीं हो पाता। तो बिना उसके उस डिबेट में घुसे कि मतलब हम या आप मिलकर उस चीज को अचानक से बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं इस पॉजिटिव नोट पे, इस पॉजिटिव उम्मीद के साथ कि इस देश की जनता ने सरकार को एक मैसेज दिया है, अपोजिशन को भी मैसेज दिया है कि आपको एकजुट रहने की जरूरत है। सरकार को मैसेज दिया है कि आपको अपने तेवर कलेवर तो हमने बदल दिया आपका, अब आपको तेवर अपना बदलने की जरूरत है। वो बदलेगा, मुझे लगता है कि निश्चित बदलेगा, बदलना पड़ेगा। अन्यथा 2029 का जो नेता होगा उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी, अगर उनकी पार्टी का भी होगा तो। हाँ, क्योंकि ये तो 75 वर्ष पूरे कर चुके होंगे, रिटायरमेंट इनका हो गया होगा तब तक। अगर नैतिकता की बात करें तो अडवाणी जी के साथ जो कुछ किया, अडवाणी जी अभी अस्वस्थ भी हुए, हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए, और उसके बाद उनको हॉस्पिटल से नहीं, वो छुट्टी स्वस्थ रहे, सब कुछ हाँ, अच्छा रहे, उससे हम लोगों को कोई वो नहीं, हम लोग चाहेंगे कि वो सफाई हो, स्वस्थ रहे। जी। लेकिन ही ऐसे अनुभवी नेता हैं जिन्होंने आजादी के दौर से लेकर के आज तक की राजनीति को अलग अलग दिशाओं में ढाला है। कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन अडवाणी जी जैसे लोग हमारी राजनीति के धरोहर हैं। परमात्मा उनको स्वस्थ रखे, ये हम लोग कामना करते हैं। आगे फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन शशि भाई बिल्कुल ठीक बात है, हम लोग बदल नहीं सकते, लेकिन हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं, हम लोग दर्पण का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी समझ में आ रहा है, जो हम लोग प्रति जुटा रहे हैं, आप लोगों के सामने रख रहे हैं। मिलेंगे फिर अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए हम लोगों को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।